हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमपी 360 प्रेजेंटेड बाय अन अकेडमी। मेरा नाम है राजुल श्रीवास्तव और आप मेरे साथ जेल प्रहरी वाले सेशंस को अटेंड कर रहे हैं एमपी 360 चैनल पर, जहां पे मैं आपको जीएस जनरल स्टडी वाले सब्जेक्ट कवर करा रही हूं, जो है सामान्य अध्ययन। जब भी हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं तो ऐसा टॉपिक जिससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं वो टॉपिक है आपका मध्य प्रदेश का जीके। यदि आपने मध्य प्रदेश का जीके पोर्शन कवर कर लिया है तो 20 में से आपके 10 मार्क्स तो डायरेक्टली क्लियर हो जाते हैं। मध्य प्रदेश के जीके से ही एक इम्पॉर्टेंट पोर्शन है जो है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश, जिसका मतलब है मध्य प्रदेश में जो जनजातियां हैं हमें अब वो समझना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं ये सेशन। आज के इस सेशन में हम सारी जनजातियां कवर करने वाले हैं, तो इस सेशन को एंड तक जरूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगी अन अकेडमी लर्निंग ऐप के बारे में। अन अकेडमी लर्निंग ऐप एक रियल टाइम लर्निंग प्लेटफॉर्म है और जिसे आप इंस्टॉल करके और सब्सक्रिप्शन लेने के बाद अपने रिलेटिव एग्जाम्स की तैयारी बहुत अच्छे कर सकते हैं। यहाँ आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर कोर्सेज, टेस्ट सीरीज एंड क्विजेस। इसके अलावा हर सेशन के बाद आपको उस क्लास का पीडीएफ भी देखने को मिलेगा, जिसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको क्या करना है, ऐप को इंस्टॉल करना है। जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं उस एग्ज़ाम को सिलेक्ट कीजिएगा और वहाँ पे आपको गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करना है। ओके, यदि आप मध्य प्रदेश से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो सिलेक्ट कीजिए एमपीपीएससी एंड व्यापम, और उसके बाद फिर आपको सब्सक्रिप्शन सिलेक्ट करना होता है। मेरे सजेशन से आप 24 मंथ या 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन पर जाएं, क्योंकि आपके एग्जाम्स बड़े हैं तो प्रिपरेशन में ज़्यादा टाइम लगेगा और कंपैरेटिव टू 1 मंथ सब्सक्रिप्शन 24 मंथ के प्राइजेस काफ़ी ज़्यादा लो हैं। यहाँ आपको और ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है यदि आप RJLIVE जो मेरा रेफरल कोड है, आप इसे यदि अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और जो सब्सक्रिप्शन 24 मंथ का 8,400 रुपये में है, RJ लाइव कोड अप्लाई करने के बाद ये 7,560 में हो जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक जो है ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो जनजातियां हैं इनके बारे में आज हम सीखेंगे, और ना सिर्फ सीखेंगे बल्कि हर एक जनजाति के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर लें आपसे जनजातियों के बारे में इससे बाहर की चीज़ें नहीं पूछी जाएंगी। शुरू करते हैं इस टॉपिक को और बात करते हैं कि जनजातियां क्या कहलाती हैं। जनजातियां या ट्राइब्स हम किसे कहते हैं, इस बात को हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी हम आगे का टॉपिक डिटेल में समझ पाएंगे। देखिए, दुर्गम क्षेत्र में निवास करने के कारण कुछ जातियां समूह के सामाजिक विकास की मुख्य धारा से अलग थलग हो गए हैं। मतलब हमारी जो सोसाइटी है इसकी मेन स्ट्रीम से कुछ समाज ऐसे हैं या हमारी कुछ धाराएं ऐसी है जो अलग हो चुकी हैं, क्योंकि ये कहाँ रहती हैं, ये दुर्गम क्षेत्र में रहती हैं। ठीक है, तो ये अलग थलग हो गई हैं और जिन्हें अलग अलगानामों के कारण जो है इन्हें जनजातियां कहा गया है। जैसे वन्य जाति, वन में रहने वाली जाति को हम आदिवासी कहते हैं। पर्वतवासी भी एक प्रकार की जनजाति होगी, ऐसे सारे लोग जो पर्वतीय इलाकों में रहते हैं। वनवासी और आदिम जाति, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें जनजातियों में ही आएंगी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, क्योंकि अभी तक हमने ये तो समझ लिया कि जनजाति कहलाती क्या है। अब हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो यदि मध्य प्रदेश में देखा जाए तो मध्य प्रदेश में कुल 47 जातियां निवास करती हैं। मध्य प्रदेश में कुल 47 प्रकार की जनजातियां यानी ट्राइब्स निवास करती हैं, और ये जो डेटा है ये हमें मिला है 2011 की जनगणना के अनुसार। पिछली बार जो जनगणना हुई थी वो जनगणना हुई थी 2011 में। तो इसके अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या में 21.8%, दैट इज मध्य प्रदेश की जो टोटल पॉपुलेशन है इसका 21.8% जो जनसंख्या है ये आदिवासी है। ओके, एक चीज होती है जो होती है शेड्यूल्ड ट्राइब, जिसको हिंदी में कहते हैं हम अनुसूचित जनजाति। मध्य प्रदेश की बात करें तो हमारा ये जो मध्य प्रदेश है ये अनुसूचित जनजाति की संख्या की दृष्टि से सारे देश में प्रथम स्थान ग्रहण करके रखा है। ठीक है, तो आप बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो शेड्यूल्ड ट्राइब का नंबर है वो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में भारत के कुल जनजातियों की 14.4
14.69% भाग निवास करता है। यानी मध्य प्रदेश की जितनी भी इंडिया की जितनी भी जनजातीय पॉपुलेशन है, इसका 14.69% भाग जो है ये मध्य प्रदेश में वास करता है। और यही फैक्ट और यही डेटा हमें बताते हैं कि जनजातियों के और अनुसूचित जनजाति के हिसाब से मध्य प्रदेश पूरे भारत में नंबर 1 पे है। तो आई होप इतने फैक्ट आपको क्लियर हो गए होंगे अभी तक। चलिए आगे के फैक्ट्स पर बात करते हैं और हम यहाँ पर बात करते हैं मध्य प्रदेश की, कि मध्य प्रदेश में अधिकतर जनजातियाँ प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह की हैं। ये किसकी हैं? तो ये एक ग्रुप है जिस ग्रुप का नाम है प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह। आपके एग्जाम में यदि क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश की जो जनजातियाँ हैं ये किस समूह की हैं, तो हमारा जवाब होगा प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह। मध्य प्रदेश में 1964 में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना हुई थी। यहाँ से हमारा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकलता है कि मध्य प्रदेश में आदिम जाति कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी। तो ये जो स्थापना है ये 1964 में हुई थी, 1964 में हुई थी। ठीक इसी के एक साल के बाद यानी 1965 में इसका नाम बदल दिया गया। और इसका नाम बदल के क्या रख दिया गया? तो इसका नाम बदलकर आदिवासी एवं हरिजन कल्याण विभाग इसका नाम रख दिया गया। तो याद रखना है 1964 में स्थापना हुई और 1965 में इसका नाम बदल दिया गया। अब बात करते हैं एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट की कि देश का पहला आदिवासी शोध एवं विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है। तो पूरे देश का पहला आदिवासी शोध और विकास संस्थान ये भोपाल में स्थापित किया गया है। ये पूरे देश का पहला ऐसा संस्थान है। इसके अलावा अभी तक देश में कहीं भी वो संस्थान स्थापित नहीं किया गया। देश का पहला आदिवासी संचार केंद्र कहाँ पर मौजूद है? संचार केंद्र से मेरा मतलब है ब्रॉडकास्टिंग सेंटर। तो देश का पहला ट्राइबल ब्रॉडकास्ट सेंटर झाबुआ में मौजूद है। इंदिरा गांधी आदिवासी विश्वविद्यालय अमरकंटक में स्थापित किया गया है और आदिवासी संग्रहालय यानी आदिवासी ट्राइबल म्यूजियम जो है ये छिंदवाड़ा के पातालकोट में स्थापित है। साथ में इसके अलावा एक और ट्राइबल म्यूजियम मौजूद है और ये जनजातीय संग्रहालय मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद है। तो ये वाला पेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके एग्जाम के लिए ये बहुत सारे फैक्ट आपको डायरेक्ट यहाँ से दे रहा है। अब हम बात करते हैं जनजाति के आधार पर मध्य प्रदेश में किस प्रकार का विभाजन किया गया है। तो जनजातियों के क्षेत्र के आधार पर विभाजन कुछ इस प्रकार है और इस विभाजन को समझने के लिए हमें यहाँ पर एक मैप ड्रॉ करना होगा। चलिए डायरेक्शन वाइज डायरेक्शन फॉलो करते हैं। मध्य प्रदेश सीधा बनाते, ये रहा नॉर्थ, ये रहा ईस्ट, ये रहा वेस्ट और ये रहा साउथ, मतलब उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उत्तर पूर्वी क्षेत्र की, यानी ये वाला जो क्षेत्र है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में यहाँ पे आपको शहडोल, सीधी, जबलपुर, सतना, ये सारे जिलों में आपको कौन सी जनजातियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये वाले सारे जिलों में आपको कोल जनजाति, भारिया जनजाति, अगरिया जनजाति, पनिका, खैरबार, ये सारी जनजातियां आपको उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश में यानी सतना, सीधी, रीवा, शहडोल और जबलपुर, ये सारी जगह आपको ये वाली जनजातियां देखने को मिलेंगी। अब जितनी भी उत्तर पूर्वी मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं, इनमें से सबसे ज़्यादा प्रमुख कौन सी जनजाति है? तो इनमें सबसे ज़्यादा प्रमुख कोल जनजाति है। कोल जनजाति जो है, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, कोल जनजाति जो है ये आपको सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिलेगी? तो यहाँ पर आपको जबलपुर, रीवा और सतना, ये सारी जगह आपको कोल जनजाति देखने को मिलेगी। अब हम थोड़ा सा चलते हैं दक्षिण के क्षेत्र की तरफ, यानी टुवर्ड साउथ। दक्षिणी क्षेत्र मतलब ये वाला क्षेत्र आप जो मध्य प्रदेश का देख पा रहे हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? तो यहाँ मंडला आता है, बालाघाट आता है, शिवनी आता है, इसके अलावा छिंदवाड़ा आता है और बैतूल और होशंगाबाद जैसे ज़िले यहाँ पर आते हैं। और ये सारे जो ज़िले हैं यानी दक्षिणी मध्य प्रदेश में आपको भारिया जनजाति, बैगा जनजाति, गोंड,
कोरकू, हलवा, ये सारी प्रमुख जनजातियां आपको मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग यानी बात करें हम यहाँ पर सीधी सीधी तो ये बालाघाट, सिवनी, बैतूल, होशंगाबाद, ये सारे ज़िलों में आपको देखने को मिलेगी। चलो अब यहाँ पर हम आगे समझते हैं और हम बात करते हैं बैगा जनजाति की। तो ये जो बैगा नाम की जनजाति है ये पूरे मध्य प्रदेश में आपको विशेष रूप से मंडला, भारिया जनजाति आपको सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा में, कोरकू जनजाति हमें सबसे ज़्यादा होशंगाबाद, ये सारे ज़िले से लेकर पूर्वी निमाड़ तक हमें कोरकू जनजाति देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं ये वाला हिस्सा यानी पश्चिमी मध्य प्रदेश की। तो हमारा ये जो पश्चिमी क्षेत्र है यहाँ निमाड़ के दोनों ज़िले यानी पूर्वी निमाड़ और पश्चिमी निमाड़ यानी खंडवा और खरगोन, निमाड़ के दोनों ज़िले के अलावा झाबुआ, रतलाम, धार, ठीक है, ये सारे ज़िलों में आपको भील, भिलाला जनजातियां देखने को मिलेंगी और विशेष रूप से आपको झाबुआ और धार में इनका पर्याप्त संकेंद्रण देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर एक विशेष बात की बात कर लेते हैं। वो बात ऐसी है, एक चीज़ हो जाती है विशेष पिछड़ी जनजातियाँ। तो मध्य प्रदेश में 3 विशेष पिछड़ी जनजातियाँ हैं जिनमें शामिल है बैगा, सहरिया और भारिया। आपसे यदि सवाल आता है आपकी परीक्षा में कि मध्य प्रदेश की 3 विशेष पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं, तो आपका जवाब होगा बैगा, सहारिया और भारिया। ये विशेष जनजातियां हैं जिनको पिछड़ा घोषित करा गया है मध्य प्रदेश में। चलिए अब हम यहाँ से एक एक जनजातियों को पढ़ना और सीखना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं जिस जनजाति की, उस जनजाति का नाम है गौंड जनजाति। कौन सी जनजाति? गौंड जनजाति। देखो, गौंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। क्या है? भारत की। कंफ्यूज मत करना, मैं मध्य प्रदेश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे भारत की बात कर रही हूँ। यदि परीक्षा में सवाल आया कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो आपका जवाब होगा गौंड जनजाति। गौंड जनजाति समूह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समूह है और इसकी एक जनजाति के रूप में दूसरी बड़ी जनजाति है। अब बात करते हैं गौंड कौन थे, किस मूल से इनका संबंध था। यदि हम गौंडों के बारे में बात करें तो ये द्रविड़ियन मूल के थे। इनकी उत्पत्ति कौंड शब्द से हुई है, ठीक है, कौंड शब्द से बना गौंड। अब ये कौंड शब्द क्या होता है? कौंड का मतलब होता है पर्वत पर रहने वाले। तो गौंड स्वयं को कोयतोर भी कहते हैं। कोयतोर का मतलब होता है पर्वतवासी। तो याद रखिएगा कि कोयतोर का संबंध किससे है? कोयतोर मतलब होता है पर्वतवासी और इसका संबंध गौंड जनजाति से है। मध्य प्रदेश के सभी जिलों में पाई जाने वाली जनजाति गौंड जनजाति है, लेकिन नर्मदा के दोनों ओर और विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के क्षेत्रों में अभी तक गौंड जनजाति पाई नहीं गई है। आगे बात करते हैं तो जो गौंड होते हैं ये मोटे अनाज से बना हुआ पेय पदार्थ जिसे पेज कहा जाता है और ये पेज इन्हें अत्यधिक प्रिय होता है। तो गौंडों का प्रिय भोजन पेज होता है जो किससे बना होता है? जो मोटे अनाज से बना होता है। गौंडों में विधवा विवाह, वधू मूल्य ये काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। मतलब यहाँ पे ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में भी विवाह अधिमान्य होता है और इस प्रथा को दूध लौटावा कहा जाता है। कई परीक्षाओं में सवाल पूछा गया है कि दूध लौटावा की प्रथा क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी ममेरे और फुफेरे भाई बहनों में विवाह होता है तो उसे दूध लौटावा की प्रथा कहते हैं। दूध लौटावा की प्रथा जो है ये किस जनजाति में प्रचलित है? तो हमारा जवाब होगा कि दूध लौटावा की जो प्रथा है ये गौंड जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब बात करते हैं कि गौंड जनजाति में कुछ अन्य विवाह भी प्रचलित हैं, जिसमें शामिल है पट्टौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह। गौंड जनजाति के लोग बारी नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। मतलब स्थानांतरित से मतलब ये लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं, यानी एक जगह इन्होंने कृषि करी,
फिर ये आगे जाएंगे, फिर दूसरी जगह कृषि करेंगे। तो ऐसे ये स्थानांतरित कृषि करते हैं और गोंडों के द्वारा की गई कृषि को हम बारी कहते हैं। वनोपज संग्रह की बात करें तो पशुपालन, मुर्गी पालन और मजदूर ही इनकी आजीविका चलाते हैं और इनका जो साधन है मुख्य तौर से पशुपालन करके ही इनकी आजीविका चलती है। अब हम बात करते हैं गोंडों के संबंध में धार्मिक विश्वास की। तो ये टोटम में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। बूढ़ा देव के अलावा ये दूल्हा, सूर्यदेव, नारायण देव की भी पूजा करते हैं। अब बात करते हैं कि ये अपने मनोरंजन के लिए क्या करते हैं। तो ये एक प्रथा करते हैं जिसका नाम है घोटुल। ठीक है, इसमें क्या होता है, सदस्य अविवाहित युवक युवतियां मौजूद होते हैं घोटुल नाम की प्रथा में। गौड़ों की कुछ उप जनजातियां हैं, मतलब ऐसा कह सकते हैं कि ये जो गौड़ जनजाति है ये डिवाइड हो जाती है कुछ और उप जनजाति में। तो गौड़ों की जो उप जनजातियां हैं इसमें शामिल है अगरिया, प्रधान, कोयला भूतिस, ओझा, सोलाहस। ठीक है, अब देखो अगरिया हम किसको कहते हैं, ऐसे गौड़ जो लोहे का काम करने वाला वर्ग है उसे हम अगरिया कहेंगे। प्रधान क्या कहलाते हैं, तो जो लोग मंदिर में पूजा पाठ करते हैं और पुजारी का काम करने वाले गौड़ होते हैं उन्हें हम प्रधान कहते हैं। कोयला भूतिस होते हैं जो नाचने गाने का काम करते हैं, गौड़ों में उन्हें कोयला भूतिस जाति के तहत रखा जाता है। अब पंडिताई और तांत्रिक क्रिया वाला जो काम करते हैं उन्हें ओझा कहते हैं और साधारण जो वर्ग होता है उसे सोलाहस कहा जाता है। गौड़ जिस स्थान पर रहते हैं उस आधार पर गौड़ों के दो वर्ग बनाए गए हैं, जिनमें एक होते हैं राजगौड़, ये जो लोग रहते हैं ये भू के स्वामी होते हैं, और दूसरे होते हैं धुरगौड़। धुरगौड़ ऐसे गौड़ होते हैं जो साधारण वर्ग के होते हैं, यानी जो लैंड रिफॉर्मर होते हैं उन्हें राजगौड़ कहा जाता है। तो ये थी गौड़ जनजाति। अब यहाँ पर हम बात करेंगे गौड़ों के प्रमुख नृत्यों के बारे में। तो ये लोग सैला, कर्मा, भडौनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुआ, दीवानी, ये सारे जो नृत्य हैं ये गौड़ों के प्रमुख नृत्य हैं। इसके अलावा ये कुछ प्रमुख पर्व भी मनाते हैं, यानी इनके इम्पोर्टेंट जो फेस्टिवल्स हैं, जो त्यौहार हैं उसमें शामिल है बिदरी, कर्मा, बाघपंथी, भडई, हरदिली, छोरता, नवाखानी और मेघनाथ। ये थी गौड़ जनजाति। और गौड़ जनजाति को पढ़ने के बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति। मैंने जब गौड़ जनजाति बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि वो भारत की सबसे बड़ी जनजाति, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रही हूँ मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति और भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति, जिसका नाम है भील जनजाति। भील जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से भारत की दूसरी तथा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। ठीक है, अब यहाँ पर भील शब्द की बात करें तो जैसे गौड़ शब्द की उत्पत्ति भी द्रविड़ भाषा से हुई है, भील शब्द की उत्पत्ति भी द्रविड़ भाषा से हुई है, जो शब्द था बील। अब बील का मतलब क्या होता है, तो धनुष का मतलब होता है बील द्रविड़ भाषा में। अब धनुर्विद्या में निपुण होते हैं, काफ़ी ज़्यादा धनुधारी होते हैं, इसलिए इन्हें भील कहा गया। जो भील हैं, हालांकि वो स्वयं को राजपूत एवं राजस्थान के प्राचीन निवासी बताते हैं, और ये जो जनजाति है मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में, यहाँ पे मतलब झाबुआ, धार, खरगोन, बड़वानी, ये सारे ज़िलों में निवास करती है। जो भील जिस स्थान पर रहते हैं उस स्थान को फाल्या कहा जाता है। यदि हमारी परीक्षा में सवाल आता है कि फाल्या क्या है, तो हमारा जवाब होगा कि जिस स्थान पर भील रहते हैं उस स्थान को फाल्या कहा जाता है। इनके बड़े गांव को पाल कहते हैं और जो छोटे छोटे गांव होते हैं उसको फला कहा जाता है। भील जनजाति के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो भील जनजाति दुनिया की सबसे ज़्यादा रंगप्रिय जनजाति है, मतलब इन्हें कलर्स बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, और जो भील स्त्रियां होती हैं विश्व की सबसे अधिक गहना और गुदना प्रिय
स्त्रियां होती हैं, मतलब इन्हें ज्वेलरी और ऑर्नामेंट बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं और साथ में इन्हें चिन्ह गुदवाना भी बहुत ज़्यादा पसंद होता है। भील जनजाति का प्रिय खाद्य पदार्थ जो होता है उसको हम कहते हैं राबड़ी। ठीक है, इसके अतिरिक्त जौ, ज्वार और दालें भी इनका प्रमुख भोजन होते हैं। भीलों में 2 तरीके के विवाह होते हैं, जिसको कहा जाता है ट्रेल मैरिज यानी परीक्षा विवाह, जिसको भीलों की भाषा में गोल गधेड़ों कहा जाता है, और दूसरा होता है अपहरण विवाह, जिसे कहा जाता है भगौरिया विवाह। विधवा विवाह और वधूमूल्य भी भीलों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। साथ में भीलों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है भगौरिया हाट। ये भीलों का आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक महत्वाकांक्षा वाला मेला है। भीलों का धर्म आत्मवादी होता है और इनके सबसे प्रमुख देवता जो होते हैं वो राजा पंथा है। जानवरों में ये लोग घोड़े व सूर्य की पूजा करते हैं और शंकर, हनुमान और काली देवी, इन तीनों हिंदू भगवानों की भी ये पूजा करते हैं। भीलों के बारे में यदि हम और जानें तो यहाँ पर हमें याद रखना होगा कि ये गोल घेगड़ा उत्सव मनाते हैं। गोल घेगड़ा और गोल गधेड़ों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि गोल गधेड़ों एक प्रकार का विवाह है जो कि एक परीक्षा विवाह होता है, और गोल घेगड़ा एक उत्सव होता है और ये उत्सव भीलों में मनाया जाता है। यहाँ इनके द्वारा की गई कृषि चिमाता कहलाती है। तो आपसे यदि परीक्षा में पूछा जाता है कि चिमाता क्या है, तो हम सभी का जवाब होना चाहिए कि भीलों के द्वारा की गई कृषि को चिमाता कहते हैं। भील केसरीनाथ को जड़ी हुई केसर का पानी पीकर कभी झूठ नहीं बोलते। यदि आपको चेक करना है कि कोई भील झूठ नहीं बोल रहा है तो वो केसर का पानी पीकर कभी भी झूठ नहीं बोलेंगे। मदीव, बदगो या भगत, ये जाति और व्यक्ति सबसे ज़्यादा पवित्र माने जाते हैं भीलों में। पुंजारो, इस जाति के जो व्यक्ति रहते हैं ये औषधि, झाड़ फूक और रोग उपचारिका में विशेषज्ञ होते हैं। भीलों की भी कुछ गोंडों की तरह उप जनजातियाँ होती हैं, जिसमें शामिल है बरेला, रथियास, बैगास, पटेलिया। ये सभी जो हैं ये भीलों की प्रमुख जनजातियां हैं। इसके अलावा ये कुछ प्रमुख उत्सव मनाते हैं, क्योंकि भील बहुत ज़्यादा उत्सव प्रिय होते हैं। तो इनके द्वारा मनाए गए उत्सव में शामिल है गल, भगौरिया, चलावड़ी, जतरा नृत्य, भगौरिया, डोहा, बडवा, घूमर, गौरी भूमि और बेक सगोत्र। ये थी भील जनजाति। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आज के इस सेशन में मध्य प्रदेश में मौजूद तीसरी जनजाति, जिस जनजाति का नाम है बैगा जनजाति। बैगा जो है ये द्रविड़ वर्ग की जनजाति है। अभी तक हमने जितनी भी 3 जनजातियाँ पढ़ी हैं तीनों ही द्रविड़ वर्ग की जनजातियाँ हैं। तो आइए जानते हैं बैगा जनजाति के बारे में। ये विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है और मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्र में यानी कि सतपुड़ा, डिंडोरी, मंडला, शहडोल और सीधी और साथ में बालाघाट जैसे जिलों में निवास करती हैं बैगा जनजाति। गोत्र प्रथा इनमें बहुत ज़्यादा प्रचलित है, यानी कि सगोत्र विवाह नहीं होता है। यदि वर का गोत्र और वधू का गोत्र एक समान है तो उनमें विवाह नहीं होगा। विधवा को अपने देवर से विवाह करना होता है, यानी विधवा विवाह तो है लेकिन परिवार की संपत्ति कहीं और नहीं चली जाए, इसलिए विधवा का विवाह अपने ही देवर से होता है। ये लोग भोजन में मोटे अनाज, कंदमूल, फल और मांस खाते हैं, लेकिन ये जो हैं यहाँ पे हम बात करें सुबह का भोजन बासी होता है और दोपहर का भोजन तेज होता है। शाम को इनका मुख्य भोजन जो होता है उसे बियारी कहा जाता है, यानी बैगा जनजाति के जो लोग हैं ये अपने डिनर को बियारी कहते हैं। बैगाओं की अर्थव्यवस्था जो है ये कृषि और झूम खेती यानी झूमिंग कल्टीवेशन को फॉलो करते हैं, जिसे बेबार या दही पोंडू कहा जाता है। धरती को ये अपनी माँ मानते हैं और इस पर हल चलाने को पाप समझते हैं। तो याद रखिएगा कि बैगा जनजाति के जो लोग हैं ये धरती पर कभी भी हल नहीं चलाते।
कुल्हाड़ी इनका प्रमुख औजार होता है और औषधियों का काफी अच्छा ज्ञान होता है। आपने जितने भी बंजारे देखे होंगे औषधि, उनमें से अधिकतर बैगा जनजाति के लोग होते हैं। इनके प्रमुख देवता बूढ़ा देव होते हैं और ऐसा माना जाता है कि साल वृक्ष पर बूढ़ा देव निवास करते हैं और गांव की जो रक्षा है वो ठाकुर देव करते हैं और बीमारियों से इनकी रक्षा दूल्हा देव करते हैं। बैगा गोंडों के परंपरागत पुरोहित होते हैं और यहाँ पर कुछ उपजनजातियां भी हैं, जैसे बिछवार, नरौतिया, भरौतिया, रमेना, नाहार, काड़, मैना, राय विवाह। ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी जो चीज़ें हैं ये उपजनजातियां हैं। इसके अलावा बैगाओं में होने वाले जो विवाह हैं ये शामिल है मगनी या फिर चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैदुल विवाह, लम सेना विवाह, उघारी नृत्य, ठीक है, उघारी, ये सारे विवाह हैं। इसके अलावा बैगाओं में होने वाले प्रमुख नृत्य हैं कर्मा डांस, सैला, परधोनी और फाक। उम्मीद करती हूँ कि आपको अभी तक तीनों जनजातियां बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। चलिए अब हम बात करेंगे अगली जनजाति और मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली चौथी जो जनजाति है इसे कहा जाता है कोरकू जनजाति। तो आइए समझते हैं अब हम कोरकू जनजाति के बारे में। देखिए, मुंडा, कोरकू और कोल ये एक प्रशाखा है, यानी एक सब ब्रांच है। कोरकू शब्द का मतलब होता है मनुष्यों का समूह, अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिसे हम कोरकू कहते हैं। कोरकू मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, हरदा, खंडवा और जबलपुर, इन सारे जिलों में पाई जाने वाली जनजाति कोरकू जनजाति है। ठीक है, इनमें कोरकू जिस गांव में रहते हैं उस गांव को चारों ओर से बांस की बाड़ से पैक कर देते हैं, प्रोटेक्ट रखते हैं। इनके घर आमने सामने पंक्तिबद्ध होते हैं और कोरकू जो समाज है ये पितृ सत्तात्मक समाज है और ये टोटम पर आधारित है, यानी टोटम में बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं। अब कोरकुओं में यदि हम बात करें और यहाँ बात जब कोरकू समाज की चल रही है तो ये दो प्रमुख वर्ग हैं। एक कहलाते हैं राज कोरकू, ठीक है, और दूसरे जो है राज कोरकू जो है ये पठारिया कहलाते हैं। राज कोरकू सामाजिक दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा उच्च माने जाते हैं। इसके अलावा इनके चार और वर्ग होते हैं, रुमा, पडौतिया, दुलारया और बोबई। ये सारी जो चीज़ें हैं ये इनके अन्य वर्ग हैं। ओके, इसके अलावा भूमिया और पडियार कोरकुओं के सम्मानित व्यक्ति होते हैं। तो कोरकुओं में सम्मानित व्यक्ति जो हैं जिनका नाम है भूमिया और पडियार। कोरकुओं में भी बैगाओं की तरह सगोत्र विवाह नहीं होता है, यानी वर और वधू का दोनों ही पक्ष का गोत्र एक समान नहीं होना चाहिए। घर दामाद की प्रथा इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और विधवा विवाह और वधू मूल्य जैसे विवाह इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। चलिए, कोरकुओं के बारे में जो विवाह हैं तो इनमें लमछना, घर दामाद, चिथौड़ा, राजी बाजी और हट विवाह, ये चारों प्रथाएं इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। यदि हम बात करें कोरकुओं की आजीविका की तो इनका मुख्य साधन कृषि और अखेटन होता है। इसके अलावा ये पशुपालन भी करते हैं, मत्स्य और वनोपज संग्रह को एकत्रित कर कर अपने जीवन यापन को करते हैं। कोरकू जनजाति के जो लोग हैं उनके बारे में यदि बात की जाए तो ये स्वयं को हिंदू मानते हैं और महादेव और चंद्रमा की ये पूजा करते हैं। साथ में इनमें प्रचलित जो देवता हैं उन्हें कहा जाता है डोंगर देव, भदवा देव, ये सारे गांव के प्रमुख देवता। ये लोग गुड़ी पाड़वा, अक्खा तीज, दशहरा, दिवाली, होली ऐसे जैसे प्रमुख हिंदू त्योहार भी मनाते हैं। साथ में हम बात करें अंतिम संस्कार या मृतक संस्कार की तो कोरकुओं में होने वाला जो मृतक संस्कार है उसे सिंडौली कहा जाता है। मृतकों को दफनाया जाता है और मृतक की स्मृति में लकड़ी का एक स्तंभ गाड़ा जाता है।
अब हम बात करते हैं कि कोरकुओं की उपजनजाति क्या है। तो यहाँ पर नाहाला, मुबासी रूमा, बबारी और बुडोया इनकी उपजनजातियां हैं। अब मुबासी या महुआ किसको कहा जाता है? तो ये अपराधी वर्ग जो है उसको महुआ कहते हैं। यवारिया, बैतूल जिले में जो कोरकू रहते हैं उन्हें यवारिया कहते हैं। रुमा क्या है? तो हम बात करते हैं यहाँ पर आगरायती जिले में जो कोरकू रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रुमा कहते हैं। और बदेरिया क्या है? तो पंचमढ़ी क्षेत्र में रहने वाले कोरकुओं को बदेरिया कहा जाता है। कोरकू जनजाति समझने के बाद अब आप समझेंगे मध्य प्रदेश में मौजूद 5वीं सबसे बड़ी जनजाति जो है कोल जनजाति। कोल जनजाति के बारे में समझते हैं। एक बार सारे फैक्ट रीचेक करके रिवाइज कर लीजिए कि कहीं आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं जा रही है। चलो, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अगली जनजाति की जिसे कहा जाता है कोल जनजाति। कोल मुंडा समूह की एक अत्यंत प्राचीन जनजाति है और इनका मूल स्थान प्रदेश के रीवा जिले से है। रीवा जिले में कुराली क्षेत्र है, वहां से कोल जनजाति का संबंध है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश के रीवा, सतना, जबलपुर, सीधी और शहडोल जैसे जिलों में पाई जाती है। कोल जनजाति के लोगों के बारे में बात करें तो ये बहुत ज़्यादा संगीत के शौकीन होते हैं और ये जिन घरों में रहते हैं वहाँ पर बहुत प्रकार के वाद्य यंत्र यानी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पाए जाते हैं। ये लोग पितृसत्तात्मक इनका समाज होता है और गोत्रों में विभक्त होता है, यानी इनका समाज अलग अलग गोत्रों में डिवाइड होता है और टोटम का प्रचलन इनमें बिल्कुल भी नहीं है। पत्नी की मृत्यु के बाद विधवा अथवा तलाकशुदा स्त्री से विवाह की प्रथा है। मतलब यहाँ पर पुनर्विवाह तो होता है, लेकिन यदि किसी की पत्नी की मृत्यु हो जाती है तो वो केवल विधवा या तलाकशुदा स्त्री से ही विवाह करेगा। कोल शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं, लेकिन गाय और शेर का मांस ये कभी भी नहीं खाते हैं। कोल जनजाति के दो उपवर्ग हैं जिन्हें रौतिया और रोतले कहा जाता है और जो अन्य उपवर्ग हैं वो है दशेरथा, कुरिया और कगवारिया। ओके, चलो आगे जानते हैं। कोल जनजाति के जो लोग रहते हैं ये अधिकांश खेतीहार मजदूर होते हैं, यानी खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं। और इनमें एक और प्रथा है कि जो पुरुष हैं ये केवल बुवाई का कार्य करेंगे और ये हिंदू देवी देवताओं की पूजा करते हैं। इनमें फसलों की रक्षा के लिए सूर्य देवता, चंद्र, पवन और इंद्र देवता की भी पूजा करी जाती है। मृत्यु पर दफनाने का प्रचलन है और इनकी जो पंचायत होती है उसे गोहिया पंचायत कहा जाता है। तो गोहिया पंचायत किन में होती है? कोल जनजाति के लोगों में मौजूद होती है गोहिया पंचायत। अब हम यहाँ पर अगली जनजाति देखते हैं और ये जनजाति है भारिया जनजाति। भारिया जनजाति जो द्रविड़ियन परिवार को संबंध रखती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर, छिंदवाड़ा जिलों में ये पाई जाती है। छिंदवाड़ा जिले के भी पातालकोट क्षेत्र में भारिया जनजाति अत्यधिक पिछड़ी जनजाति घोषित की गई है और सबसे ज्यादा ये पातालकोट वाले इलाके में पाई जाती है। इनके गांव को ढाना कहा जाता है और भारियाओं की बोली भरनौटी है। साथ में गीत, कथा और पहेलियां बहुत ज़्यादा प्रचलन में इनमें रहती हैं। प्रमुख भोजन पेज होता है, साथ में महुआ और आम की गुठली से बनी रोटी और कंदमूल व सब्जियां भी इनके भोजन में शामिल होते हैं। इनकी भूमिका जो है ये पडिहार और कोटवार इनमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं और जो भारिया रहते हैं ये भी हिंदुओं से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हैं। इनके प्रमुख देवी देवता बूढ़ा देव, दूल्हा देव और नाग देव हैं। भारिया जनजाति की 3 उपजनजातियां हैं, भूमिया, भुइहार और पेंडो।
साथ में इनमें मगनी विवाह, लमसेना विवाह, राजीवाजी और विधवा विवाह काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में है। भारिया जनजाति में जो त्योहार मनाए जाते हैं उन्हें बिदरी पूजा, नवाखनी, जवारा, दीपावली और होली कहा जाता है। और साथ में भडम, कर्मा और रोतम और सैला नाम के इनमें नृत्य काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। तो ये थी भारिया जनजाति। अभी हमें जो जनजाति पढ़नी है वो पढ़नी है सहारिया, पारधी। पारधी के अलावा जो जनजाति है वो है अगरिया, पनिका। उसके बाद हमें पढ़नी है जो जनजाति वो होगी खैरबार। साथ में खैरबार जनजाति के बाद हमें पढ़ने हैं कुछ महत्वपूर्ण नृत्यों के बारे में। तो ये चीज़ें हम कवर करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको अभी तक की जनजातियाँ ठीक से समझ में आई होंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेक्शन। अनअकैडमी लर्निंग ऐप ज़रूर इंस्टॉल कर लीजिएगा क्योंकि वहाँ पर आपको मिलेगी कंप्लीट प्रिपरेशन आपके एग्ज़ाम की। सो अनअकैडमी लर्निंग ऐप का सब्सक्रिप्शन लेने के लिए यूज़ कीजिए मेरा कोड जो है RJ Live, जिसको यूज़ करके आपको मिलेगा पूरे 10% का डिस्काउंट। सब्सक्रिप्शन की फ़ीस 8,400 रुपये है, बट RJ Live कोड अप्लाई करने के बाद ये होगा 7,560। मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस अवेलेबल हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो आपका डेमो लेने में हेल्प करेगी। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। MP360 चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलें। और यदि आपको मेरी क्लासेस पसंद आती हैं तो इन्हें भी लाइक एंड शेयर करना ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच गाइज। सी यू सून इन नेक्स्ट सेशन। मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। टेक केयर, बाय बाय।